नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ नक्सली मामलों के लिए एक तरफ कुख्यात हुआ, दूसरा घपले घोटालों के कारण भी पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा होती रही। भूपेश बघेल जिन्होंने मुख्यमंत्री थे उसकी चर्चा खूब हुई। मौजूदा समय में भी आज की तारीख में चर्चा इस बात के लिए हो रही है क्योंकि दर्जनों घपले घोटालों में से अदालत की ओर से कुछ बड़े और नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। गहराई से समझने वाली बात यह है कि भूपेश बघेल के हमकदम बने हुए दो मंत्री कोयले घोटाले में शामिल थे। 570 करोड़ का वो घोटाला इस फिगर तक सिर्फ इसलिए पहुंचा क्योंकि ये घोटाले की रकम पहचानी गई। नामालूम इससे ज्यादा और कितना घोटाला हुआ होगा ये समझाने की कोशिश की गई। प्रति टन कोयले में 25 रुपए वसूले जाते थे और भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के साथ ही अमरजीत भगत, कवासी लखमा, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, बृहस्पति सिंह, गुलाब कमरो, शिशुपाल शौरी, यूडी मिंज जैसे विधायकों की कम चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आया है कि सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, सौम्या चौरसिया को रेगुलर जमानत मिल गई है। ये वो आरोपी हैं जो अंतरिम जमानत पर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े और महंगे वकीलों की जो फौज खड़ी की गई तब जाकर अब जमानत मिली है। इस पूरे कोल स्कैम की शुरुआत 15 जुलाई 2020 को तब से हुई थी जब आईएएस समीर विश्नोई ने ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया था। यानी पूरी दुनिया एक तरफ ऑनलाइन की तरफ जा रही है, डिजिटल की तरफ जा रही है, तो हमसे आपसे कई ज्यादा विद्वान और समझदार कहलाने वाले ये सीनियर आईएएस समीर विश्नोई नामालूम किस दबाव में थे कि उन्होंने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन से सीधे ऑफलाइन कर दिया और 570 करोड़ के जिस घोटाले की बात सामने आई है, अब अपनी स्क्रीन में इन चेहरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिर इन्होंने कैसी लूट मचा रखी थी। ये है सूर्यकांत तिवारी। इन्हें कोल स्कैम का मास्टरमाइंड बताया गया। इन्होंने ट्रांसपोर्ट के अलावा कोल वॉशरी में भी वसूली की। इनकी ओर से निखिल चंद्राकर डेली कैश डिलीवरी किया करते थे। दूसरा जाना पहचाना चेहरा भूपेश बघेल की उप सचिव और बेहद ही खासम खास, कुछ ज्यादा ही खासम खास रही पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया। इन्हीं के कहने पर पूरा प्रशासन तंत्र सूर्यकांत तिवारी के इशारे पर काम करता था। तीसरा चेहरा है सस्पेंड आईएएस रानू साहू का। यह सौम्या और सूर्यकांत के कहने पर उनके कामों को पूरा किया करती थी, इसके बदले सूर्यकांत इन्हें मोटी रकम पहुंचाता था। यह चौथा चेहरा है देवेंद्र यादव का जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। राहुल गांधी के इन दिनों बेहद खासम खास हैं। इनके विरुद्ध जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये डायरेक्ट डील किया करते थे। निखिल चंद्राकर ने देवेंद्र यादव को पैसे पहुंचाए थे। इन पैसों को देवेंद्र यादव ने यूपी चुनाव और खैरागढ़ उपचुनाव में खर्च किया। शायद इसी की बदौलत उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया होगा, वो भी तब जब वो बलौदा बाजार वाले मामले में जेल में थे। इन्हें लोकसभा की टिकट भी मिली थी। तीसरा चेहरा है चंद्रदेव राय का जो कि विधायक हुआ करते थे। इन्होंने सूर्यकांत के पैसों को लेकर डायरेक्ट डील की थी। निखिल चंद्राकर ने ही इन तक पैसे पहुंचाए थे। इन्होंने उस पैसे से अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे और इन पैसों को चुनाव में भी खर्च किया, जिसके प्रमाण जांच एजेंसियों को मिले हैं। जांच एजेंसियों ने विनोद तिवारी का भी नाम लिया है, इसमें भी निखिल चंद्राकर का नाम आया है। यह बताया गया कि निखिल ने इन तक पैसे पहुंचाए थे। ये हैं आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता रहते। सूर्यकांत तिवारी की ओर से इन्हें पैसा पहुंचाया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आरपी सिंह ने कोल घोटाले से मिले हुए पैसे से पत्रकारों को शराब पिलाई, विधायकों को पार्टी दी, यानी जमकर इन्होंने अय्याशी कराई। ईडी के मुताबिक इस मामले में वैसे तो 36 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर में नाम दर्ज है, लेकिन 8 मुख्य आरोपी ऐसे हैं जिन्हें 570 करोड़ में से सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। ईडी के अनुसार अकेले सौम्या चौरसिया को 21 करोड़ रुपए मिले, रानू साहू को 5 करोड़ 52 लाख रुपए और देवेंद्र यादव को 3 करोड़ रुपए मिले। बताया गया कि इन पैसों को खैरागढ़ उपचुनाव में कुमार विश्वास के लिए कार्यक्रम के नाम पर उन्होंने सूर्यकांत तिवारी से पैसे लिए। इसी तरह चंद्रदेव राय ने भी 46 लाख रुपए लिए। सौम्या चौरसिया ने अपने मां के नाम से करीब 52 प्रॉपर्टी खरीदी। रानू साहू ने भी घोटाले की रकम से 13 प्रॉपर्टी खरीदी। रानू साहू ने संपत्ति अपने भाई सहित अन्य रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी। ईडी की चार्जशीट के अनुसार मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी ने ट्रांसपोर्टिंग करने वालों से वसूली का तो काम किया ही, साथ में कोल वॉशरी के संचालकों से भी 100 रुपए प्रति टन की अलग से भारी भरकम वसूली की। इस तरह से कोयले का
धंधा करने वालों को 2-2 बार रकम चुकानी पड़ती थी। शुरुआती जांच में यही पता चला था कि परिवहन से सिर्फ 25 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई कुछ नए नए खुलासे होने लगे। कोल घोटाले में ये वो नाम है जो कि आईएएस थे, मंत्री थे, विधायक थे, कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी थे, लेकिन आईपीएस नामों की कम चर्चा होती रही। जबकि ईडी और ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में साफ तौर पर कुछ आईपीएस अधिकारियों का भी नाम लिया है, जिनमें आईपीएस पारुल माथुर की भूमिका बेहद संदिग्ध बताई गई। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एसपी रहते हुए पारुल माथुर ने सूर्यकांत तिवारी की मदद की। विभाग की ऑफिशियल जानकारी वो सूर्यकांत को देती थी। सूर्यकांत के कहने पर ही कोयला लौट ट्रकों के खिलाफ एक्शन होता था या एक्शन रोक दिया जाता था। इसी तरह दूसरे आईपीएस का नाम है प्रशांत अग्रवाल। ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। महादेव सट्टा घोटाले मामले में 26 मार्च 2025 को सीबीआई ने इनके घर पर छापेमारी की थी। कोयला घोटाले में भी इन्हीं का नाम है। आपको याद होगा 2023 के विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले दुबई में बैठे शुभम सोनी ने महादेव सट्टा वाले मामले में बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए इन्हीं प्रशांत अग्रवाल का नाम लिया था और बताया था बिट्टू भैया उर्फ चेतन बघेल और भूपेश बघेल के लिए महादेव सट्टा मामले में यही प्रशांत अग्रवाल डील करते हैं। कोयला घोटाले वाले मामले में भी ईओडब्ल्यू और ईडी की जांच में इनका नाम सामने आया है। इनके भिलाई से भी कनेक्शन बताए गए। इनके रिश्तेदार जाने माने भिलाई के उद्योगपति सुरेश केजरीवाल और उनके बेटे विशाल केजरीवाल से इनकी निकट की रिश्तेदारी है। इन केजरीवाल परिवार के यहाँ भी ईओडब्ल्यू की शराब घोटाले मामले में छापेमारी हुई थी। उस बड़ी छापेमारी की वजह भी यही प्रशांत अग्रवाल बताए गए। ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि प्रशांत अग्रवाल ने यदि इतनी भारी भरकम वसूली की है तो क्या केजरीवाल परिवार जो लगातार उद्योग खरीद रहा था वो उद्योग खरीदने के लिए पैसे कहीं प्रशांत अग्रवाल के तो नहीं थे। जांच में इनका नाम आया है, लेकिन जिन पर कार्रवाई हुई है गहराई से समझना होगा कि 570 करोड़ की रकम जहां जहां इन्वेस्ट की गई है उन प्रॉपर्टी को तो सीज कर लिया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां पर्याप्त है? नैतिक आधार पर बहुत सारी बातें पूछी जाती है कि क्या बड़े बड़े अधिकारियों को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले जो सफेद पोश बचे हुए हैं, जिनके ऊपर जवाबदारी थी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, जिनके इशारों पर, जिनके बंगलों से ये सारी चीजें हो रही थी, भूपेश बघेल साफ तौर पर इस मामले में कटघरे में खड़े होते हैं। उनकी ओर से अपने बचाव में तो काफी बातें कही जाती है, लेकिन जांच में जो बातें सामने आती है तो आखिर क्या कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर जमानत लेनी पड़ती है। महीनों तक, सालों तक उनके करीबी जेल में रहते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता, जवाबदारी बनती है, लेकिन यही लोग जनता के बीच जाकर खुद को इनोसेंट बताते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा हैं, माटी और संस्कृति से प्यार करते हैं, अस्मिता और स्वाभिमान की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। ये कोई रंगमंच के कलाकार नहीं है, बल्कि हमारे नीति निर्धारक हैं। हम सोचते हैं सिस्टम में अच्छे लोग बैठे हैं, हम इन पर यकीन करते हैं, समाज और हमारा भविष्य इनके हाथ में रहता है। लेकिन ऐसे लोगों के जमे रहने की एक बड़ी वजह है, अच्छे लोग सिस्टम से नहीं जुड़ते, राजनीति में नहीं आते। हमारा बार बार आग्रह इसलिए होता है कि अच्छे लोग कोशिश करें या अच्छे लोगों को प्रमोट करें कि वो राजनीति में आए, जिससे सिस्टम में सुधार हो। कोशिशें खाली नहीं जाती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रीय सर्वोपरि। नमस्कार।